हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसौतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लेट्स क्रैक टीईटी। और लेट्स क्रैक टीईटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में, और इस टॉपिक से जुड़े जितने भी फैक्ट होंगे या जो भी कॉन्सेप्ट होगा मैं आपको बारी बारी से क्लियर कराऊंगा। आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आपने ये वीडियो कहीं अधूरी देखी है या आपसे पहले कहीं पर भी देखी है तो उस वीडियो को इस वीडियो से कंपैरिजन करके देख लेना, आपको यकीनन कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, समय को बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को, आज के अपने इस वीडियो को। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर चैनल पर दी जाने वाली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, बात करने वाले हैं इसमें हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। इसके बारे में हम दोस्तों लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन के बारे में, जो किसके ऊपर खिंची होती है भैया, जो किसके ऊपर खिंची होती है, ग्लोब के ऊपर खिंची होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें हम कि दुनिया में सबसे पहला ग्लोब जो बनाया गया था वो जर्मनी के मार्टिन के द्वारा बनाया गया था। जर्मनी के मार्टिन के द्वारा बनाया गया था सबसे पहला काल्पनिक ग्लोब, यानी काल्पनिक पृथ्वी जो तैयार करी गई थी। यहाँ आपको दो ग्लोब दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, और दोनों पर कुछ रेखाएं खिंची हुई आपको शायद दिख रही होंगी, और नहीं दिख रही होंगी तो एक बार फिर से प्रयास करें सही से देखने का, अंतर्यामी आंखों वाले से आपको सब कुछ दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर हुआ सभी का। देखिए, अब बढ़ते हैं, हम बारी बारी से बात करेंगे। तो एक बहुत ही खूबसूरत मोटिवेशनल थॉट के बारे में बात कर लेते हैं। मोटिवेशनल थॉट क्या कहता है? वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग, वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग, डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर एंड डोंट अबंडन इट। यानी अगर आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो आप फेल होने के डर से उसको छोड़े ना। पीपल हु वर्क सिंसियरली, जिसने पूरी ईमानदारी से मेहनत की है, आर द हैप्पीएस्ट, वो खुश रहा है, मतलब उसने सफलता को हासिल किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अब बात करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखा क्या होती हैं। अक्षांश और देशांतर रेखा क्या होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। देख लीजिएगा यहाँ पर, देखो भाई, पृथ्वी पर ये रेखाएं जो खींची गई होती हैं, पृथ्वी पर जो रेखाएं खींची रही हैं, ये आपकी क्या कहलाती हैं? अक्षांश और रेखाएं कहलाती हैं। सबसे पहले बात करेंगे अक्षांश रेखा का। किसकी बात करेंगे? अक्षांश रेखा की। तो अक्षांश रेखा क्या होती है, पहले इसकी परिभाषा की बात करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी कही हुई बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगी। ध्यान से सुनिएगा। अक्षांश रेखा लिखिएगा, वे रेखाएं जो काल्पनिक रूप से, मतलब रियल में नहीं है, काल्पनिक रूप से पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, या किससे पूर्व दोस्तों? पश्चिम से पूर्व खींची जाती हैं और पृथ्वी को दो उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने का काम करती हूँ। दक्षिणी गोलार्ध में बांटती हूँ। अक्षांशीय रेखा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं भैया? अक्षांशीय रेखा कहलाती हैं। ठीक है, बात आपको पता चल गई। यानी वे रेखाएं जो काल्पनिक रूप से पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व खींची जाती हैं और पृथ्वी को दो उत्तर और दक्षिणी गोलार्धों में बांटने का काम करती हैं। ये बांटती हैं, क्या कहलाती हैं? अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं। अगर हम बात करें यहीं से सर देशांतरी रेखाएं क्या होती हैं, सर देशांतरी रेखाएं क्या होती हैं, मैंने बात करी अभी आपके सामने जो बात की है
वो आपकी लैटिट्यूड की है, मतलब जो लेटी हुई हैं, जो ऐसे हैं, वो आपकी क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड कहलाती हैं। आगे बात करें, यहीं पर देख लीजिएगा, इसको रफ कर दूं, चलो रफ नहीं करता हूं, ऐसे आगे समझा दिया जाएगा। देखो अक्षांश रेखा, यहाँ से अक्षांश रेखाओं के बारे में और महत्वपूर्ण तथ्य। पहली बात, सबसे पहली बात, अक्षांश रेखाएं क्या काम करती हैं, अक्षांश रेखाएं किस प्रकार से काम करती हैं, ये होती क्या है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, इन दोनों को चीज़ों को समझिएगा। देखिए आप लोग अगर इसके नोट्स बना लोगे तो दोबारा ज़िंदगी में कभी भी आपको ये टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अक्षांश रेखाएं कटिबंधों का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं भैया, कटिबंधों का निर्माण करती हैं। अब कटिबंध क्या होता है, देखिए जैसे ये विषुवत रेखा है, ये जैसे विषुवत रेखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो क्षेत्र है ये अपना एक कटिबंध के अंतर्गत आता है। इसको इंग्लिश में, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, इसको जोन कहा जाता है। ठीक है, अक्षांश रेखाएं कटिबंध का निर्माण करती हैं, जिसको अंग्रेजी में जोन कहा जाता है। ये बात आपको क्लियर होगी। दूसरी बात अगर मैं आपको इससे रिलेटेड बताना चाहूं तो दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या होगी जो इसके बारे में जाननी आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। देखिए, दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी, दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है वो अधिकतम कितनी होती है, बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर मानी गई है। इतनी है इस बात को नहीं कह सकते, लेकिन मानी गई है, हाँ ये बात कहा जा सकता है, क्योंकि इतनी है नहीं इस बात को हम क्लैरिटी के साथ नहीं कह सकते। हाँ इतना जरूर है कि वास्तव में इतनी होगी नहीं होगी, लेकिन पता नहीं, मान्यता ये कहती है कि हाँ इतनी है। ठीक है, चलिए तीसरी महत्वपूर्ण बात जो इससे जुड़ी हुई है भाई, अक्षांशीय रेखाओं के मध्य दूरी, अक्षांशीय रेखाओं के मध्य की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर भी एक समान रहती है। कैसी रहती है भैया, एक समान रहती है। ठीक है, यानी अक्षांशीय रेखाओं के मध्य की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर एक समान रहती है। इसका मतलब जो देशांतर रेखा होंगी उसकी दूरी कहीं ना कहीं घटती या बढ़ती होगी। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल बात कर रहे हैं अक्षांश रेखाओं की। और अक्षांश रेखाओं से रिलेटेड हमने अब तक 4 बातें बताई है, किसकी परिभाषा और 3 इसकी विशेषताएं। ठीक है, आगे बात करें अक्षांश रेखाओं के संबंध में। नंबर 4 कौन सी महत्वपूर्ण बात होगी जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। देखिए, ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में कमी और दबाव में वृद्धि हो जाती है या होती है। मतलब हम जैसे ये आपका ये भूमध्य रेखा है, ये आपकी भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा से जैसे हम उत्तर दिशा की तरफ को जाएंगे मतलब और दक्षिण की तरफ को जाएंगे,
यानी उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगे, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, ये आपका उत्तरी ध्रुव है। जब हम इसमें ध्रुवों की ओर जाते हैं, कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, जैसे हम यहाँ से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो भैया ध्रुवों की ओर जाने पर क्या कंडीशन आपकी बनेगी, कंडीशन ये बनेगी कि सर जी इनके तापमान में तो कमी होगी, तापमान क्या होगा, वो गिर जाएगा, तापमान गिर जाएगा और दबाव क्या होगा दोस्तों, दबाव बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक मैं आपको समझा पाऊंगा। नंबर 5 की अगर बात करते हैं, नंबर 5 कौन सी ऐसी बातें हैं, लिखिएगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस किस नामों से जाना जाता है भैया? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा व रेखा आदि नामों से जाना जाता है। क्या करा जाता है भैया इसको? हम आदि नामों से जानते हैं। ठीक है, यानी अब तक मैं इससे 5 बातें आपको बता चुका हूं, 5 बातें इससे जो जुड़ी हुई बता चुका हूं। नेक्स्ट चीज देखिएगा जो आपके लिए बेहद जरूरी है इसके संबंध में जाननी, वो कौन सी बातें हैं? नंबर 6 पे आप लोग अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिएगा और इन सभी बातों को ना केवल सुनिएगा समझिएगा बल्कि लिख कर रखिएगा, क्योंकि अक्सर दिमाग से बातें निकल जाती हैं और उसके बाद आप ये कहते हो सर आपने पढ़ाया तो था लेकिन याद नहीं आ रहा। देखिए जब आप किसी चीज़ को लिख कर पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो दोनों दिमाग आपके काम करते हैं, एक तो लिखने वाला और एक समझने वाला। ठीक है, देखो इधर नेक्स्ट बात लिखिएगा 23.5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी रेखा को क्रमशः 23.5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी रेखा को क्रमशः क्या कहा जाता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के नाम से पुकारा जाता है। किसके नाम से पुकारा जाता है? मकर रेखा के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है, यानी 23.5 डिग्री जब ऊपर की तरफ जाएंगे आप, मैं आपको पीछे करके दिखा देता हूं, ये आपका यानी जैसे 23.5 डिग्री मान लिया, ये 23.5 डिग्री है, इसको समझे, मान लिया ये मान लिया कि 23.5 डिग्री ये वाला है, तो 23.5 डिग्री आपका नीचे होगा और 23.5 डिग्री आपका ऊपर होगा। ठीक है, 23.5 डिग्री नीचे और 23.5 डिग्री ऊपर। 23.5 डिग्री नीचे को मकर रेखा कहेंगे और 23.5 डिग्री ऊपर को इसको हम कर्क रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको नीचे वाले को मकर रेखा कहेंगे और ऊपर वाले को हम कर्क रेखा कहेंगे। इतनी बात समझ पाए आप? अब आप लोग आगे देखें, नंबर 7 66.5 डिग्री, कितना भाई? 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश रेखा को जो 66.5 डिग्री हम ऊपर की तरफ जाएंगे और 66.5 डिग्री नीचे की तरफ जाएंगे, रेखा को क्रमशः क्या कहा जाता है भाई? ऊपर वाली को तो आर्कटिक
और अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। अंटार्कटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? हम कहा जाता है। ठीक है। 66.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्रमशः अंटार्कटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। अब आर्कटिक और अंटार्कटिक रेखा से और आपको बताता हूं मैं बातें। आर्कटिक रेखा पर देखिए एक बात और समझे यहीं पर कि जो आपकी आर्कटिक रेखा है, आर्कटिक रेखा, यहां पर एक जीव पाया जाता है। एक आपका अंटार्कटिक रेखा पर एक जीव पाया जाता है। एक तो आर्कटिक है और एक आपका अंटार्कटिक रेखा है। अंटार्कटिक रेखा और आर्कटिक रेखा पर एक दो प्रकार के अलग अलग जीव पाए जाते हैं। आर्कटिक पर तो आपको पाया जाता है सफ़ेद भालू। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि आर्कटिक रेखा पर कौन सा जीव पाया जाता है? सफ़ेद भालू, या जिसको दोस्तों हम पोलर बियर के नाम से जानते हैं। पोलर बियर के नाम से इसको हम लोग जानेंगे, पोलर बियर के नाम से। अंटार्कटिक रेखा पर एक सील नामक जीव पाया जाता है। सील नामक जीव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। अब तक हमने कितनी बातों को लेकर जिक्र किया? सात बातों को। इससे जुड़ी और बातों को सुनिएगा, समझिएगा। और कौन सी बातें हैं देखो। नंबर 8 की बातों को हम लोग समझेंगे। देखो ये 66.5 डिग्री आपने देखी, ऐसे 66.5 डिग्री और आपकी 23.5 डिग्री, दोनों तरीके से आपने देखा इसको। नेक्स्ट बात लिखिएगा, अक्षांशीय रेखाओं में भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं। कैसी चमकती है भाई? सीधी चमकती हैं। और जब ये सीधी चमकती है ना, सीधी चमकती हैं, इसलिए यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। मतलब कौन सी रेखा पर क्या होती है भैया? वर्ष भर वर्षा होती है। तो वर्ष भर वर्षा के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वर्ष भर वर्षा आपकी भूमध्य रेखा पर होती है। सील नामक जीव कहाँ पाया जाता है? सील नामक जीव आपका अंटार्कटिक रेखा पर पाया जाता है। सफ़ेद भालू या पोलर बियर आपका कहाँ पाया जाता है? आर्कटिक रेखा पर पाया जाता है। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उसे ज्वाइन करोगे तो वहाँ से आपको सभी प्रकार की वीडियोज़, नोटिफिकेशन, गाइडेंस और आने वाली क्लासेज और बैचेस के बारे में जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। ठीक है, क्लियर हो यहाँ तक? अब देखो, अब बात करते हैं दक्षिण कुछ और इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों का जिक्र क्या करेंगे यहाँ पर। अक्षांश रेखाओं से जुड़ी हुई तो इतनी ही बातें हैं। अक्षांश रेखाओं से जुड़ी हुई इतनी बातें, मुझे नहीं लगता कि शायद आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आइए बात करते हैं देशांतर रेखाओं से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? देशांतरीय रेखाओं से रिलेटेड हम लोग बातें करते हैं। ये रही आपकी देशांतरीय रेखा। सबसे पहले देशांतर रेखा होती क्या है? क्या कोई मुझे बता सकता है? जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इसकी परिभाषा। देखो, देशांतर रेखाएं ये पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खिंचती हैं भाई। ये पृथ्वी पर काल्पनिक
रूप से उत्तर और दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक खींची जाती हैं? उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर खींची जाती हैं। ये बात आपकी पहली बात हुई। दूसरी आपको यहाँ एक बात इसी से रिलेटेड आपको समझनी है। नंबर सेकंड ये है कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं, ये पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी दो गोलार्धों में, यानी पूर्वी और पश्चिमी दो गोलार्धों में बांटती हैं। देखिए, जब ये उत्तर से दक्षिण तक खींची जाएंगी ना, तो ये पृथ्वी को कैसे करेंगी? देखिए, पृथ्वी को ये उत्तर और पूरब और पश्चिम दो गोलार्धों में बांटने का काम करेंगे। तीसरी कौन सी ऐसी बात है जो इसके संबंध में जाननी जरूरी है? तीसरी बात को सुनिएगा। तीसरी ये बात ये कहती है, ये पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी दो गोलार्धों में बांटने का काम करती हैं। इनकी बीच की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर घटती चली जाती है। यानी जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ को चलोगे ना, तो ध्रुवों की तरफ जाने पर इनके बीच की क्या होगी? दूरी घटती चली जाएगी। देखो, यहाँ पर ज़्यादा थी, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ उससे कम है, यहाँ उससे कम है, यहाँ उससे भी कम है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, आगे पोल पे जाकर बिल्कुल जीरो हो जाती है। आगे पोल पे जाकर क्या हो जाएगी? बिल्कुल जीरो हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अक्षांश रेखाओं से रिलेटेड एक बात आपको बता दूं, एक अक्षांश रेखाओं से रिलेटेड बातें जरूर लिख लीजिएगा, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अक्षांश रेखाओं से रिलेटेड ये छूट गई थी। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 होती है, 180 होती है, जबकि अक्षांशों की संख्या 179 होती है। अब 179 कैसे होती है भी सुनिएगा, ये बात भी आप लोगों के लिए जाननी जरूरी है। कौन से नंबर का था ये? नंबर 9। देखो इधर, इस पर नंबर 9 डालिएगा। हमने देखा सर, एक तो भूमध्य रेखा हो गई, एक तो आपकी भूमध्य रेखा हो गई, और ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे। यानी एक बात हमें समझे, यहाँ से क्लियर हुआ, हमारे माइंड को पता चली कि सर 90 तो ऊपर होती हैं, 90 नीचे होती है, और एक ही बीच वाली होती है। एक हो गया ये, यानी आप क्या करिएगा, 90 + 1 + 90 जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा? 181 आएगा। कितना आता है? 181 आता है। लेकिन सर ये तो आंसर नहीं बताया आपने, आंसर तो 181 कहीं नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया दोस्तों मैंने, देखो अगर रेखा पूछोगे, देखिए एक ऊपर एक अक्षांश, दो इसमें से घटाकर 179 आएंगे। सर जी 179 क्यों आएंगे? क्योंकि जब आप ध्रुवों पर पहुंचोगे, यहाँ जाकर, यहाँ जब आप ध्रुव पर पहुंचोगे, यहाँ भी जब आप ध्रुवों पर पहुंचोगे ना, तो ये रेखा नहीं होती। ये क्या कहलाते हैं? ये रेखा नहीं होती, ये आपके बिंदु कहलाते हैं। ये आपके क्या कहलाते हैं? बिंदु कहलाते हैं। जब ये बिंदु हैं तो फिर रेखा क्यों कहेंगे? अक्षांश इसके बीच में कितने हो जाएंगे आपके? 179 होती है कुल। ठीक है भैया, कितनी होती है? 179 होती है। तो मैंने अक्षांश से जुड़ी हुई ये बातें आपको बताई।
आगे बात करेंगे इसके बारे में, यानी देशांतर रेखाओं के बारे में। तो देशांतर रेखाओं की परिभाषा जान ली, ये पृथ्वी को पूर्व और पश्चिम गोलार्धों में बांटती है। इनके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर घटती चली जाती है, ये बात आपको पता चल गई। आइए बात करते हैं आगे इससे संबंधित और नई जानकारियों के बारे में। देखिएगा नंबर 4, जो इससे जुड़ी बातें हैं महत्वपूर्ण। देशांतर ये रेखा जो होती हैं, देशांतर रेखाएं समय को दर्शाती हैं, समय को दर्शाती हैं। मतलब ये वो जोन बनाती थी और ये समय को दर्शाती हैं। ठीक है, जब समय को दर्शाती है तो इनके बीच में कुछ समय भी पाया जाता होगा। हाँ जी सर जी, पाया जाता है। वो कौन सा? दो देशांतर रेखाओं के बीच में, दो देशांतर रेखाओं के मध्य, रेखाओं के मध्य 4 मिनट का अंतर पाया जाता है भाई। 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। कितने मिनट का अंतर पाया जाता है भाई? 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। यानी जैसे हम 1 डिग्री से 2 डिग्री पर जाएंगे, 2 से 3 पे जाएंगे, 3 से 4 में जाएंगे, तो प्रत्येक डिग्री पर आपको कितने का अंतर मिलेगा भैया? 4 मिनट का अंतर मिलेगा। यानी यहां हम कह सकते हैं 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होगा। कितना होगा? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होगा। ठीक है, चलिए नंबर 6, जो एक और महत्वपूर्ण बात जो इससे जुड़ी हुई है, जीरो डिग्री देशांतर रेखा को, 0 डिग्री देशांतर रेखा को यम्योत्तर रेखा, यम्योत्तर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, तिथि रेखा, समय रेखा। ठीक है, और ग्रीनविच रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। ग्रीनविच नाम से इसको जाना जाता है, जाना जाता है। ठीक है, यानी इसको देशांतर रेखा को किस किस नाम से जाना जाता है? आइए इसको मैं आपको एक बॉक्स में करके, एक तो आपका देशांतर रेखा होगा, दूसरा आपका तिथि रेखा के नाम से, तीसरा आपको इसको समय रेखा के नाम से, और चौथा आपको ग्रीनविच के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसको सर ग्रीनविच क्यों कहते हैं? इसको हम ग्रीनविच क्यों कहते हैं? सुनिएगा इस बात को। नंबर 7 पर देखिए, नंबर 7 देखो, ये लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है। यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है और वहीं से अंतर्राष्ट्रीय समय का निर्धारण किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समय का निर्धारण किया जाता है, समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, यानी जो ये देशांतर रेखा है, इसको ये कहाँ से गुजरती है? लंदन से, और लंदन से गुजरने के कारण लंदन के ग्रीनविच शहर से ये गुजरती है। नंबर 8, अगर इससे संबंधित बात करें, एक और तथ्य है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है।
यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, एक और बात जान लो यहीं से, भारत का मानक समय, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। जो इलाहाबाद के पास नैनी से लिया गया है, नैनी में है। ठीक है, तो कितनी बात आपको बताई, 0 डिग्री देशांतर को लंदन के ग्रेम शहर से होकर गुजरती है। और ये कौन कौन सी रेखा, सभी मैंने बातें आपको बताई हैं, ये देख लीजिएगा। और एक बात आपको यहां से बताऊं, एक और महत्वपूर्ण बात जो आप सुनेंगे समझेंगे। देखो, जल्दी से देखो, देखो उधर भारत के और अंतर्राष्ट्रीय, या भारत की कर लो, भारत की और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा में, समय रेखा में, भारत की और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा में 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। कितने घंटे का अंतर पाया जाता है भाई? 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। सर जी कैसे पाया जाता है? हमने देखा कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। और यहाँ पर हो गया आपका, ये जो आपकी रेखा हुई, ये आपकी 0 डिग्री देशांतर हुई। 0 डिग्री देशांतर पर ऐसे बढ़ रहे हैं, ऐसे बढ़ना रहे हो आप। और ये आपकी सपोज दैट ये रेखा मान ली आपको मैंने 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री कहाँ पर मान ली? पूर्वी देशांतर में मान लिया इसको। जब इसको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में मान लिया तो हमारे पास कितने का अंतर आया? यहाँ से आज तक डिफरेंस कितना मिला? 82.5 डिग्री का। जब 82.5 डिग्री का अंतर मिला तो हमें पता चला जब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते हैं तो 82.5 डिग्री बराबर कितने मिनट होंगे दोस्तों? 330 मिनट। कितनी होगी? आप लोग करके देख लीजिएगा। ठीक है, 8 चौक 32, 320 और ढाई का करेंगे 4 बार, 10 आएगा तो 330। और 330 मिनट को जब हम भाग करेंगे दोस्तों 60 मिनट से, 60 मिनट से भाग करेंगे तो घंटों में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 5.5 घंटे का, 5.5 घंटे का अंतर आप लोगों को देखने को मिलता है। इसीलिए कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा और भारत के मानक समय रेखा में 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। और एक बात आपको बता दूं, आप अपनी घड़ी में देखते होंगे मॉर्निंग में आपको एएम देखने को मिलता है और शाम को आपको पीएम देखने को मिलता है। क्या जानते हो, डू यू नो अबाउट द एएम और पीएम? क्या होता है? पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है, ठीक है। यानी इसका मतलब है एंटी मेरिडियन और आपका पोस्ट मेरिडियन, एंटी मेरिडियन और आपका पोस्ट मेरिडियन। यानी जब हम इस रेखा के बाद में चलते हैं, देखो ये बात समझ लेना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एग्जाम से अलग भी। इधर को चलोगे तो आपका पीएम बनेगा और इधर को चलोगे तो आपका एएम बनेगा। यानी ये कहलाता है आपका एंटी मेरिडियन और ये आपका कहलाएगा पोस्ट मेरिडियन। ठीक है, एंटी मेरिडियन आपका पोस्ट मेरिडियन। तो क्लियर हो भी एएम क्या होता है और आपका पीएम क्या होता है।
मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझाने में अब तक की जो जानकारी है उसको कामयाब तरीके से दे पाया हूँगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को ये बात अच्छी लगी है तो आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। एक बात हाँ, अक्षांश रेखाओं में बताना मैं भूल गया हूँ। अक्षांश रेखाओं में एक बार फिर बताता हूँ आपको। अक्षांश रेखाओं में, देशांतर रेखाओं में नहीं। हाँ, यहाँ तक आपने लिख लिया, इसको मैं देखो एक बात तो लिख लीजिएगा, नंबर 10, यानी 10-10 बातें तो कम से कम लिखवाता हूँ मैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। और क्या बातें हैं वो, एक बात मैंने इसलिए लिखवाई, जो 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है ना, वो भारत के 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कहाँ से गुजरती है भाई? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको मैंने ट्रिक भी कराई थी, मित्र पर गमचा झार। मित्र पर गमचा झार, आप लोग ट्रिक देख लेना, ट्रिक के माध्यम से आपको बताया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने क्या किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखिए मैंने आज की वीडियो में क्या कराया, यहाँ से मैंने क्लास स्टार्ट की थी आपके सामने, ये वो क्लास थी। नेक्स्ट आपको कोटो से स्टार्ट करा था। दूसरा आपको मैंने कराया, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसको स्क्रीनशॉट लें जो मैंने आपको थ्योरी लिखवाई है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। चले, फिर मैंने इसका ये रहा, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर डलवा दिया जाएगा। आपके टेलीग्राम चैनल पे ये सारी जानकारी डलवा दी जाएगी, अब वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ठीक भैया, ये आपका क्लियर हो गया। तो दोस्तों अक्षांश और देशांतर रेखाओं से रिलेटेड सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसे ही और मोर नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोगों को बेल आइकन भी दबाना है। क्या करना है, एक बेल आइकन होता है, उसको भी आप लोगों को प्रेस करना है। और हमसे जुड़ी किसी बात को जानने के लिए आप लोग यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। अगली वीडियो में ऐसी ही बहुत ही तथ्यात्मक और कॉन्सेप्चुअल बातें आपके सामने लेकर आता रहूँगा। कैसी लगी दोस्तों वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं अतुल कुमार मसोतिया मिलूंगा ऐसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।